तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से लेजेंड मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक साइंस से रिलेटेड है और साइंस में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिक्स का टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो। तो देखते हैं आज क्या होता है डायनमो, क्या इसके कार्य हैं, कौन सी चीज़ इसकी संरचना में लगते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको हम क्या कहते हैं, डायनमो कहते हैं। क्या होता है, जरा इसको भी पढ़कर जानते हैं। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं, जैसे कि मशीन से जो भी ऊर्जाएं होती हैं, जो मशीनी ऊर्जा होती है, उनको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उसे ही हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो, इंग्लिश में अगर बोले तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और डायनमो इन हिंदी, यानी हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, डायनमो भी कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य सिद्धांत बिल्कुल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार ही होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डायनमो क्या है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या तो फिर डायनमो कहते हैं। इसका जो कार्य सिद्धांत है वो बिल्कुल समान है किसके, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या क्या है। तो आप हेडिंग देख रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में मूलतः तार का एक पास, जिसको हम क्या कहते हैं, लूप होता है। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना अगर हम देखें या उसका सिद्धांत देखें तो उसमें क्या है कि उसमें मूलतः जो है एक तार का पास, पास मतलब पूरा घेरा बना होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है यानी घूमता है। चुंबकीय क्षेत्र में यानी जस्ट उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पर चुंबक रखे होते हैं, जिसके बीच में वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो घूर्णन करता है। आपको बात समझ में आई होगी। तो जरा हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं इसको, जिससे हमको पूरी परिभाषाएं ढंग से समझ में आ जाए। तो अभी हमने क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, जब इस पास को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, कौन से पास को, जो तार से चारों तरफ से लपेटे गए हैं, तो पास में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्याओं में परिवर्तन होता रहता है। तो जिसके फलस्वरूप पास में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो जब भी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है तो उसी के फलस्वरूप इसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। अतः जो पास है उसको घुमाने में किया गया कार्य अथवा व्यय यांत्रिक ऊर्जा पास में किस रूप में प्राप्त हो जाती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यही सिद्धांत है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का। क्या आपको समझ में आ गया है कि जब भी हम जिस पास में एक विद्युत धारा को जब हम प्रेरित करते हैं या प्रेरित हो जाती है, तब जो पास को घुमाने में हम कार्य करते हैं या उसमें जो भी हम यांत्रिक ऊर्जा व्यय करते हैं, व्यय मतलब खर्च करते हैं, तो वह पास में हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये काम है, यानी ये सिद्धांत है डायनेमो का। अब बात करते हैं इसकी रचना की। अगर आपके पास ये नोट्स में नहीं लिखा है तो इसे आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं रचना की ओर। तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को बनाने में लगती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो के मुख्य चार भाग हैं। कौन कौन से चार भाग हैं तो वो देखते हैं। पहला भाग है आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है, जस्ट अभी हम इसकी बात करेंगे। दूसरा भाग है क्षेत्र चुंबक, इसकी भी बात हम अभी वीडियो में करने वाले हैं। जस्ट सर्पी वलय, ये कौन सी चीज है, और ब्रुश कौन सी चीज है। सॉरी, इसको बुश भी कहते हैं, बुश भी कहते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इन चार चीजों की बात जस्ट आगे वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले नंबर पे हम चित्र को देखते हैं। आखिरकार चित्र कैसा बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीजें लगी हुई है। थोड़ी सी हम स्क्रीन को करते हैं छोटा, जिससे आपको कुछ कुछ दिखाई पड़े। तो सबसे पहले नंबर पे आपने अभी क्या पढ़ा था कि एक आर्मेचर की कुंडली, यानी आर्मेचर आप देख रहे हैं, ये वही कुंडली है जिस पर तांबे के तार लपटे हुए हैं। समझ पा रहे हो, इन पर क्या किए गए हैं, तांबे के तार लपेटे गए हैं, तो इसी को हम कहते हैं आर्मेचर कुंडली। ठीक है, जस्ट नंबर अभी दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक कौन कौन से हैं, पहला है एन, जो कि बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। दूसरा क्षेत्र चुंबक रखा हुआ है एस, जो कि हमारे राइट साइड में रखा हुआ है। तो दो चीजें आपको समझ में आई, कौन कौन सी चीज, पहला तो आर्मेचर कुंडली, दूसरा दो क्षेत्र चुंबक, कौन कौन से, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो एन और एस नाम से हमने रख दिया है। और अगर हम जरा ध्यान से देखें तो कुंडली में हमने नामकरण भी कर रखा है, जिसमें हमने ए और बी, सी और डी। जरा एक और चीज इसी कुंडली में देखें कि एरो इस तरीके का बना हुआ है, यानी ये कुंडली जो है इस दिशा में ही घूर्णन कर रही है। क्या आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो है आर्मेचर कुंडली है, ये जो भी चार सॉरी वर्ग के जैसे बना हुआ है, और जस्ट बगल में कौन रखे हुए हैं, क्षेत्र चुंबक रखे हुए हैं। अभी तीसरे नंबर पे हमने कौन कौन सी चीज पढ़ी थी, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था बुश,
सॉरी सर्पी वलय तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था। तो सर्पी वलय कौन सी चीज़ है, आप देख रहे होंगे सर्पी वलय ये दो चीज़ें हैं जो भी घेरे में आपको दिखाई पड़ रही हैं, गोल गोल ये जो भी वृत्त के तरीके दिखाई पड़ती हैं, जिसमें हमने R1 नाम रखा है पहले सर्पी वलय का। ठीक, इसके अलावा दूसरा सर्पी वलय आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम रखा गया है R2। ठीक, तो तीसरा पार्ट कौन सा था, सर्पी वलय। और इसके बाद हम बात करते हैं बुश की। तो बुश कौन सी चीज़ होती है, तो आप देख रहे हैं ये जो पतली पतली सी पत्तियां दोनों तरफ सर्पी वलय को टच कर रही हैं, कौन कौन सी पत्तियां हैं फिर से देखिए आप, पहली पत्ती तो ये है और दूसरी पत्ती है ये, तो ये दोनों पत्तियां जो हैं क्या कहलाती हैं, ये बुश कहलाती हैं। पहला है B1, दूसरा कौन सा है B2। आप समझ में आ गए होंगे। चार भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग कौन सा है, आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्मेचर कुंडली, ये कौन सा भाग है, फर्स्ट भाग। ठीक है, दूसरे नंबर पे नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों तरीके के कौन है, ये दूसरे भाग में आ जाते हैं, ये चुंबक है। कौन से चुंबक हैं ये, तो ये क्षेत्र चुंबक है। ठीक, तो ये कुंडली आपको पता चल गई, चुंबक आपको पता चल गए। और जस्ट नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो हमको दो चीज़ें और दिखाई पड़ती हैं। पहली कौन सी है, पहला तो है सर्पी वलय, जो कि आप ये दो सर्पी वलय आपको दिखाई पड़ गए होंगे। और जस्ट बाद अगर हम चौथे भाग की बात करें तो वो है ब्रुश। कौन सी चीज़ है, ब्रुश। और ब्रुश कौन कौन सी चीज़ें हैं, किसको हमने कहा ब्रुश, तो ये जो पतली सी पत्ती किसको छू रहे हैं, सर्पी वलय को छू रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ब्रुश। एक इस पत्ती को कहेंगे ब्रुश B1 को, और एक दूसरी पत्ती है B2। तो आपको चित्र समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा, जिसमें से हम और भी आपको बताएं। यहाँ से इस बुश से धारा जो है निकलती हुई जाती है। इस बाह्य परपथ में हमको पता चल जाता है एक बल्ब लगा हुआ है कि धारा जा रही है या नहीं। और फिर इस दिशा में जाते जाते ये किससे जाती है, ब्रुश B1 तक पहुंच जाती है, यानी R1 सर्पी वलय पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट हम देखते हैं कि आर्मेचर कौन सी चीज़ होती है। जो मेरे चारों भाग हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। तो आर्मेचर कौन सी चीज़ होती है, यह एक आयताकार कुंडली होती है। अभी आपने ऊपर देखा जस्ट इस तरीके की बनी हुई ये कुंडली है, आयताकार है, और जिसका हमने नाम भी रखा था B, C और D। तो यही चीज़ आपके जस्ट इस हेडिंग में लिखा हुआ है। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। उम्मीद है आपको आर्मेचर समझ में आ गया होगा। जस्ट बढ़ते हैं क्षेत्र चुंबक की ओर और देखते हैं क्षेत्र चुंबक क्या होता है। तो क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S हैं। दोनों तरफ हमने अभी आपको दिखाए थे, एक इस तरीके का बना हुआ था जिसका नाम था N, और दूसरी तरफ इस तरीके का बना हुआ था जिसका नाम था S, जिसका नाम क्या था S। तो ये दोनों क्या थे, क्षेत्र चुंबक थे। ठीक, और तीसरे नंबर पर अगर हम आए तो देखते हैं वहाँ है सर्पी वलय। सर्पी वलय कौन से थे, जो दो घेरे बने हुए थे जस्ट एक दूसरे के सामने, तो उन्हीं को हम कहते हैं सर्पी वलय। तो कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छिल्लों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। जैसे इसी से तो कुंडली ऐसे करके जुड़ी हुई थी। उम्मीद है आपको सर्पी वलय भी समझ में आ गया होगा। जस्ट बचता है हमारे पास बुश। तो बुश कौन सी चीज होती है, सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों को छूते रहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको चित्र में दिखाया। और फिर से दिखा देते हैं कि कौन कौन से पत्तियां हैं। एक पत्ती देखो ये भी तांबे की बनी हुई है, और दूसरी पत्ती है ये, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्रुश। और सर्पी वलय किसको कहते हैं, ये जो सर्किल रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम कहते हैं सर्पी वलय। तो आपको संरचनाओं में क्या क्या प्रयोग किया गया है दिखाई पड़ गया होगा। अब बारी है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि की। तो क्या होती है कार्यविधि, इसको पढ़ते हैं। जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। अब आपके कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक और बात बताते हैं, दक्षिणावर्त किसको कहते हैं और वामावर्त किसको कहते हैं। जब कभी कोई भी घुमाव या घूर्णन जस्ट घड़ी की दिशा में हो, ऐसे करके, घड़ी भी हरदम ऐसी दिशा में चलती है, तो ध्यान रखना इस दिशा को हम कहते हैं दक्षिणावर्त। अभी कौन सा वर्त कहते हैं, इसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं। यदि कोई भी घूर्णन या घुमाव किस दिशा में हो, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी यहाँ से शुरू हो और इस दिशा में इस हिसाब से आए, समझ आया आपको, तो इसी को हम कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। तो क्या आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं परिभाषा को ढंग से। यानी जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त मतलब जस्ट ऐसे, ठीक है, कैसे, अब आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात किसी क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर जाती है, यानी कुंडली में ऐसे करके चार भुजाएं दी होती हैं, तो ये वाली भुजा इधर आती है, तथा इसके विपरीत कुंडली की भुजा CD नीचे की ओर जाती है। यदि ऊपर वाली ऐसे जाएगी तो नीचे वाली तो इधर आ जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर विपरीत कुंडली की भुजा CD कहाँ जाती हो, नीचे की ओर जाती है, तो कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है, जिससे कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है, और इसी प्रेरित धारा की दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार देखते हैं या समझते हैं, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अतः बाह्य परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी हमारा जो मेन सिद्धांत था वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। सिद्धांत क्या था कि हम यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल दें, हम यांत्रिक ऊर्जा को चेंज कर देते हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम धारा उसमें प्रवाहित करते हैं तो वैसे ही हमारे जो परिपथ है उसके बाह्य परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है, जो B2 से B1 की ओर वापस जाती है, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल रही है, इसीलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद बाह्य परिपथ में दिशा को बदलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जरूर ही हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और आप सभी को टाटा बाय बाय।